चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इवन बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस आवर नेशनल लीडर्स न्यू वन थिंग क्लियरली। फ्रीडम से पहले हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। वो क्या? कि इतने बड़ी कंट्री को चलाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए? पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, टू गवर्न ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया पावर मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे डोमिनेशन होने लगेगा। एक कंट्री एक एरिया दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इंडिया इज़ होम टू रिच रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सबको पता है ये बात, मैं बता चुकी हूँ कई बार कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी रीजनल लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। People from each region must have a say in how they are governed. This is essence of democracy. हर एरिए के जितने भी लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट की भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका भी एक पार्ट होना चाहिए। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके, यही तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो बिफोर पार्टीशन द मुस्लिम लीग डिमांडेड ग्रेटर पावर फॉर मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम लीग क्या है? एक मोहम्मद अली जिन्ना थे ऑन द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। इन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो उन्होंने ही हमारे इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन की डिमांड की थी, पार्टीशन की डिमांड की थी। तो बिफोर पार्टीशन द मुस्लिम लीग डिमांडेड ग्रेटर पावर फॉर मुस्लिम्स। इन्होंने क्या किया कि ये मुस्लिम्स के लिए हिंदुओं से ज़्यादा पावर की उम्मीद रख रहे थे, उन्होंने इसकी डिमांड की थी। अ फॉर्मूला वॉज कंसिडर्ड टू गिव ह्यूज पावर्स टू रीजन। तो जितनी भी हमारी रीजनल पावर रही हैं उनको क्या था, उनको ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लेके आए कि उनको ज़्यादा पावर दी जाए, जितने भी रीजन्स थे कि उनको ज़्यादा पावर दी जाए। बट आफ्टर द पार्टीशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने क्या फोकस्ड किया? यूनिटी थ्रू कोऑपरेशन नॉट डिवीज़न। ठीक है, वो क्या करेंगे? यूनिटी थ्रू कोऑपरेशन। वो डिवीज़न पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही डिवीज़न को वो प्राथमिकता देते थे। Then the most unique features of Indian federalism is, क्या है वो? सेंटर स्टेट रिलेशन आर बेस्ड ऑन कॉरपोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। दैट यू हैव टू लर्न इट। कि जो भी फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का ये बहुत ही यूनिक फीचर है कि जो सेंटर और स्टेट रिलेशंस होंगे वो कॉरपोरेशन पे बेस्ड होंगे, कॉम्पिटिशन पर नहीं होंगे। ये फेडरलिज्म में आता है। तो डू यू नो दैट द वर्ड फेडरेशन इज नॉट इवन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है। इंस्टीड आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कि जो इंडिया है उसका क्या होना चाहिए? शैल बी अ स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। जो फर्स्ट स्केड्यूल्स है वो क्या करता है? जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं राज्यों और उनके जो रीजन्स और जो उनके क्षेत्र हैं उनको वो डिफाइन करता है। सो वाइल रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स यूनिटी थ्रू फेडरल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए जो फेडरल कोऑपरेशन है उसके जरिए यूनिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, क्लियर करता है उसको। तो इंडियाज़ फेडरलिज्म इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर शेयरिंग, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ नेशन वेयर डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव इन हार्मनी अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो बेसिकली हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो केवल पावर शेयरिंग से रिलेटेड नहीं है। उसका जो काम है उसका ये कहना है कि हम एक ऐसा नेशन बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हों, अलग अलग लैंग्वेजेस हों,
अलग अलग कल्चर्स होते हुए भी हम लोग बहुत ही प्यार से आपस में मिलकर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह सके या उनके साथ मिलकर चलें। ओके, तो एक बार हम इसे फिर से देखते हैं कि इवन बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आवर नेशनल लीडर अंडरस्टूड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की आज़ादी से पहले ही हमारे जो इंडियन नेशनल लीडर्स थे वो समझ चुके थे हमारे कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि सबको यूनाइट रखना। सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने यही थी कि हम इतने डाइवर्सिटी के बावजूद कैसे हम इसको यूनाइट करके रख सकें। यहाँ पे फुल ऑफ रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। और ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हम क्या बात करते हैं कि पीपल फ्रॉम ईच रीजन मस्ट हैव टू राइट टू गवर्न देमसेल्फ। ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन के हों उनको राइट होना चाहिए गवर्न करने का। तो बिफोर पार्टीशन देयर वर डिस्कशन अबाउट गिविंग मोर पावर टू द रीजन स्पेशली ड्यू टू द डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग। यहाँ पे क्या था, पार्टीशन से पहले जो मुस्लिम लीग थी उनकी डिमांड की वजह से रीजन्स को ज़्यादा राइट देने के ऊपर डिस्कशंस हुआ था। बट वंस पार्टीशन वॉज डिसाइडेड द लीडर चूज अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना था। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करेंगे जो यूनिटी और कोऑपरेशन के पर बेस्ड होगा बिटवीन द सेंटर और स्टेट। दिस आइडिया बिकम द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। Clear? Unlike other federation, India federalism is based not just for the division of power but on the cooperative federalism, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो do you know something surprising? That is the Indian constitution doesn't even use for the federation. Article 1 simply says the India, that is Bharat, shall be a union of states. ठीक है, इट मीन्स इंडिया इज वन स्ट्रॉन्ग नेशन मेड अप ऑफ मैनी डाइवर्स स्टेट्स वर्किंग टुगेदर अंडर अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन फेडरलिज्म इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी while strengthening unity. It is one of the main reasons why India has stayed united, strong, democratic for over 75 years. यही एक रीज़न है कि जो हमारा इंडिया है पिछले 75 ईयर्स से एक साथ स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक बना हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें डिविजन्स ऑफ पावर। तो इसमें क्या है, देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्रिएट किए गए थे बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला था एंटायर नेशन के लिए जिसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया। वन फॉर ईच यूनिट ऑफ स्टेट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। उनकी जो आइडेंटिटी है, जो उनका एक्टिविटी एरिया है वो स्पेसिफिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इफ़ there is any disputes about which power came under the control of the union and which under the state, so this can be resolved by the judiciary on the basis of the constitutional provision। वैसे तो सारी चीज़ें हमारी देखो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइडेड है कि कौन सी स्टेट लिस्ट है, कौन सी हमारी गवर्नमेंट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो लेकिन फिर भी कोई डिस्प्यूट अगर ऐसा हो जाता है दोनों के बीच में तो जुडिशरी ही उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्लियरली उनके सब्जेक्ट मेंशन है कि किस लेवल पे जाके क्या वर्क किया जाएगा। ठीक है, one of the important aspect of this division of power is that economic and financial power are centralized in the hands of the central government by the constitutions. Okay, the state have immense responsibility but very big revenue sources। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, आगे की जो ये लिस्ट है इसको डिस्क्राइब करते हैं एक बार। इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जो वर्क है वो किसके अंडर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से वर्क करती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनियन लिस्ट। सब्जेक्ट हैंडल बाय द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कौन कौन से हैं इसमें देखिए। डिफेंस, जो भी डिफेंस वर्क होता है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है। एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। रेलवेज़ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। करेंसी और कॉइनेज, ठीक है। एयरवेज, पोर्ट्स,
पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब चीज़ें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ओनली द यूनियन लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट लिस्ट की, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हैंडल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सारा जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये काम किसका है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर। अब कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, सब्जेक्ट ऑन विच बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के अंदर में तो आते हैं, जो केस दोनों के अंदर में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, हस्बेंड्री, ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशंस, अडोप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट यूनियन लॉ प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ। ओके, देन अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो तीनों लिस्टों में कहीं पर भी नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं रिज्यूडरी पावर। जैसे मैटर नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, जैसे कि साइबर लॉ, तो ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द क्वासी फेडरल नेचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या इंश्योर करता है, बैलेंस ऑफ पावर को, but gives more authority to the union government, especially on critical and emerging matter। तो यहीं पे ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। सो गुड बाय।